जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 9 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट का बनना, सी है सांप्रदायिक अवार्ड और डी है साइमन कमीशन का आना। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रॉलेट एक्ट का बनना, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट बना था। इसमें क्या था कि नो दलील नो अपील, बिना किसी व्यक्ति को अपील किए दलील किए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था, और इसे भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता था। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि हज़ारों की भीड़ जुटी थी, और इस भीड़ पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें कि अंधाधुंध फायर हुआ और इसमें हज़ारों की संख्या में बड़े बड़े नेता की मृत्यु हुई थी। तो इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस घटना का अंजाम दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था और सर्वप्रथम आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन में भाग लिए थे और गिरफ्तार हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बारडोला आंदोलन 1928 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि 1917 में बिहार के पश्चिम चंपारण में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हत्याकांड के उपरांत में इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने कि पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, बिल्कुल ही सही जवाब है। पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था और इस समझौता का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना, और ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, SR राव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि हड़प्पीय शिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है। चौकोर है, गोल है, बेलनाकार है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चौकोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है कि सबसे पुरानी भारतीय दावा आयुर्वेद का उद्गम कौन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, अथर्ववेद, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया। अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था। अलबरूनी, अबना बतूता, मौलाना ख्वाजा जी और फिरदौसी। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए।
तो 8-9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फिरदौसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद गजनी के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गजनी जो था ये गजनी वंश के था और ये भारत पर 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किए थे। मोहम्मद गजनी के द्वारा भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया गया था, जिसमें कि जो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, जहां से अपार धन लूट कर ले गया था, ये सबसे अधिक प्रचलित है। जो कि 16वां इसका आक्रमण था। 16वां आक्रमण कौन था? तो ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा 16वां आक्रमण ये सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। और वहाँ से अपार धन जो लूट कर ले जाया जा रहा था, उसको रास्ते में जाटों ने इस पर आक्रमण करके और उससे कुछ धन छीन लिए थे। फिर 17वां जो आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनी, ये जाटों पर आक्रमण किए थे। तो इस प्रकार टोटल 17 बार आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। मेवात, जौनपुर, चंदवाद और संभल। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जौनपुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। बहलोल लोदी ये लोदी वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा, और यह एक अफगान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गांव के मुखिया को राज्य की ओर से किया गया नगद भुगतान। बी है खोद की आवंटित गांव। ऑप्शन नंबर सी है गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। और डी है खेतों के मुकदमों द्वारा जोती गई भूमि पर निर्धारित राजस्व। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों को हम पश्चिम से पूर्व दिशा में जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो मणिपुर नाम है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप और गोदावरी के मुहाने के समीप। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पुलिकट झील के समीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टोडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी में, इंदिरा पॉइंट पर, नागरकोइल पर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर मिलते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कन्याकुमारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी स्तर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सकते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं धुआंधार, बिल्कुल ही सही जवाब है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन से जिला में? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील और पुलिकट झील। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा झील है जो कि दो राज्यों के साझेदारी वाली झील है? तो यहाँ पर जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों के ये सीमा पर स्थित है। तो ये दोनों के साझेदारी से ये झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है, जो रोड मिट्टी है, लाल मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो वहाँ के प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ और रेगर। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अम्लीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। चाय की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? तो असम में की जाती है। सबसे अधिक उत्पादन असम में ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गेहूं, धान, चना, सरसों। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं धान, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक और दहेज प्रतिषेध विधेयक। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को और भारत के उपराष्ट्रपति को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल ही सही जवाब है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/10, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², यानी मास गुने वेग का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। m होता है जो कि इसका द्रव्यमान होता है और v है जो कि उसका वेग होता है।
यहाँ पर दिया गया है कि द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगुना किया जा रहा है, यानी 1/2 के 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर मास जो द्रव्यमान इसको दुगुना किया जा रहा है, यानी 2m हो गया। उसके बाद से इसका वेग को भी दुगुना किया जा रहा है, तो 2v हो जाएगा। 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा, यानी 4v²। अब देखिए इसको 4 और 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 1/2 के 1/2 हो जाएगा, m के m रहेगा, v² हो जाएगा, और 4 दूना 8 एक्स्ट्रा हो गया, यानी ये 8 गुना बढ़ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन। दोनों ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमोनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 27वां प्रश्न का सी बता रहे हैं 1000 किलोग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, यानी जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अवतल लेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूर दृष्टि दोष में निकट के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं देगा और दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देगा, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, गाय, बकरी, भेड़ और हिरन। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल के अंतर्गत आती है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं हिरन, बिल्कुल ही सही जवाब है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, नीलगाय जो होती है ये हिरन के कुल में आती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जब आप नीलगाय का छोटा छोटा बच्चा जो देखते होंगे आपको प्रतीत होता होगा कि ये वह एक हिरन ही है, ऐसा लगेगा कि वह हिरन ही है, ये हिरन कुल से ही आती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पोटेशियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। यानी एक लड़की है जो झूला है पहले से उस पर बैठी हुई है, अगर वो खाली हो जाती है तो उसके दोलन ये उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाएगा, बी है अधिक हो जाएगा, सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसकी आवर्तकाल में कमी आ जाएगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। यानी देखते होंगे जब दूध से दही बनता है और दही को जो मथते हैं तो उससे क्रीम निकलता है, और उस क्रीम को अलग होने का कारण क्या है। घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल और श्यान बल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर उगने वाला दाब कम होगा, बढ़ेगा, वहीं रहेगा, शून्य होगा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कम होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्न में से किस हेतु उपयोगी होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे उपयुक्त सभी हेतु, बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी पोषक के पुनर्प्राप्ति के चक्रण हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सी जंगल को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यानी पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन उत्पन्न होता है पेड़ पौधे के द्वारा, उतना उस जंगल के द्वारा 40% ऑक्सीजन उत्पन्न किया जाता है, इसलिए उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अमेजन की वर्षा वन, बिल्कुल ही सही जवाब है, अमेजन की जंगल। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और नागालैंड में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है। कन्हा, मानस, पेंच और सरिस्का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पेंच, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर जो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये किन 2 राज्यों में है, सम्मिलित रूप से है। तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कन्हा नेशनल पार्क ये किस राज्य में है। तो कन्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में, मानस है जो कि असम में है, सरिस्का है जो कि राजस्थान में है। तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।